हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कठुमर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का अध्याय 5 जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व राजस्थान सरकार का स्वरूप। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कि राजस्थान सरकार का आज़ादी से पूर्व क्या स्वरूप था। आज़ादी से पहले राजस्थान की सरकार कैसी थी। तो आज हमारा अध्याय रहेगा राजस्थान आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी ले कर आते समय उसने पनघट के पास पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। एक पुराने किले के पास कुछ लोग घूम रहे थे और फोटो खींच रहे थे। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो देखने आए हैं। माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न किया, ये जागीरदार अब दिशा ने कौन सा प्रश्न किया था कि ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांवों के शासक होते थे। तो पहले गांवों के शासक कौन होते थे। तो पहले गांवों के शासक जागीरदार ही होते थे और उनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। जागीरदारों के पास किसकी जिम्मेदारी होती थी। जागीरदार के पास गांवों की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा ने माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया। उसने प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा स्कूल में अपने अध्यापक के कक्षा में आते ही प्रश्न किया, जागीरदार कौन होते हैं और ये अब कहाँ गए। अध्यापक ने कहा, चलो आज हम आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था, पहला जागीरदार और दूसरा जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। तो आज़ादी से पहले जो हमारा राजस्थान है जो विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासत स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी और रियासतों के शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। तो अगला प्रश्न रहेगा अपना, शासक किसकी सहायता से शासन का संचालन करते थे।
शासक किसकी सहायता से शासन का संचालन करते थे? तो एक था मंत्री और एक थे जागीरदार। मंत्रियों और जागीरदारों के द्वारा वे शासन संचालन में मदद करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा था। शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन था? राजा। और शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप। राजशाही शासन क्या होता है? राजस्थान की विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदियों, राठौर, कछवाए, चौहान आदि वंश शासक राज करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था अलग लगभग समान थी। किंतु शासन व्यवस्था सभी में क्या थी? समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची और परगना अधिकारी थे। तो उस समय कौन कौन से अधिकारी थे? देखो, राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची और परगना अधिकारी थे। तो सबसे पहला आएगा राजा। राजा राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। जागीरदारी व्यवस्था में राजा संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। राजा सलाहकारों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करते थे। अब देखो कि मंत्री कौन होते हैं। मंत्री राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। राजा अपने कार्यों में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्रियों को दीवान कहते थे। जो प्रमुख मुख्यमंत्री होता था उसे दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। तो ये क्वेश्चन रहेगा कि जागीरदारी व्यवस्था में जो मुख्यमंत्री होते थे, प्रमुख मंत्री होते थे, उनको क्या कहते थे? उनको दीवान कहते थे। अब दूसरा आएगा बख्शी। सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। तो सेना से संबंधित जो जिम्मेदारी होती थी वो बख्शी की होती थी, जिसमें सेना की व्यवस्था करना और सेना को वेतन देना किसका कार्य था? ये कार्य था बख्शी का। अगला है खजांची। आमदनी और खर्च की हिसाब को संतुलन रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। खजांची का क्या कार्य था? आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना। और अगला था परगना अधिकारी। राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। जिस प्रकार से आज एक राज्य में अलग अलग जिले होते हैं, उसी प्रकार उस समय राज्य में क्या होते थे? परगने होते थे। तो जो परगना अधिकारी होता था उसकी जिम्मेदारी थी कि अपने परगना जो वर्तमान में जिला कहते हैं, तो परगने में शांति व्यवस्था रखना की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की थी। अब देखो अगला क्या आएगा। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और राज्य का प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी।
अब देखो जागीरदार व्यवस्था कैसे थी। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। जो राजस्थान में जो मध्यकाल था तो उसमें संपूर्ण तंत्र किसके पास था? राजा और जागीरदार। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित व प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था थी। जो राजस्थान की जागीर व्यवस्था थी वो रक्त संबंध मतलब अपने वंश के हिसाब से या फिर कुल के हिसाब से पर और प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा की मृत्यु के बाद राजा का बड़ा पुत्र राजा बनता था तथा राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटित करता और भाई बंधुओं को दी गई भूमि का स्वामी जागीरदारी कहलाता था। तो इस पाठ में मुख्य का था जागीरदार। तो अब जागीरदार को समझो क्या था। जैसे राजा की मृत्यु हो गई तो उसका बड़ा राजा तो बनेगा राजा, और जो राजा के भाई थे, छोटे पुत्र थे, उनको क्या था अपने जीवन यापन के लिए भूमि दी जाती थी। तो उन भूमियों को स्वामी जागीरदार कहलाते थे। जो राजा थे उनके भाई व राजा के छोटे पुत्र जो जीवन यापन करने के लिए जो भूमि दी जाती थी तो उस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा और उसका संचालन करना था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाती थी। पहले क्या थी, वंश के आधार पर या कुल के आधार पर जागीरदारी दी जाती थी और धीरे धीरे योग्यता के आधार पर जागीरदारी प्रदान की जाती थी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिक्षक ने शिक्षक से पूछा कि यह व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई। तो मतलब जागीरदारी व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई इसके बारे में बताओ। अध्यापक ने कहा मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट रूप राजपूतों के शासन काल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान में कब से प्रारंभ हुआ था? इसका स्वरूप राजपूतों के शासन काल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की। रियासतों की सुरक्षा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जागीरदारी व्यवस्था किस लिए प्रारंभ हुई? तो रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की।
अब देखो साहब, तो जागीरदारी व्यवस्था क्यों प्रारंभ हुई? राजाओं ने, शासकों ने अपने रियासतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और शासन संचालन करने के लिए रियासतों में जागीरदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या था? राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। रक्त संबंध वह सहगोत्रीय, अपने ही गोत्र में। तो जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या था? राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। मतलब जागीरदार अपने ही वंशज बनेंगे और अपने ही कुल के बनेंगे। दूसरा देखो क्या है, राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। तो जागीरदारों की नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था। राजा और जागीरदार के संबंध में स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। राजा और जागीरदार के संबंध राजा और स्वामी के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। अब देखो तीन मुख्य बने कि जागीरदारी व्यवस्था में राजा और जागीरदार के मध्य संबंध कैसा होता था? ये होता था भाईचारा और सौहार्द पूर्वक होता था। राजा और स्वामी और सेवक का नहीं होता था। और जागीरदारों की नियुक्ति कौन करते थे? जागीरदारों की नियुक्ति करते था राजा। और जागीरदार रक्त संबंधी व सहगोत्रीय होते थे। अगला देखो, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों ने जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। जैसे ही राजाओं ने मुगलों से संधि करी, संधि करने के बाद जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई उनकी, क्योंकि अब उनको मुगल सुरक्षा प्रदान कर रहे थे ना। शासक मुगल मनसबदार बन गए। शासक थे ना जो मुगल क्या बन गए? मनसबदार बन गए। उन्होंने मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। जो राजस्थान के जो शासक थे वो मुगलों के क्या हो गए? मनसबदार हो गए। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक मनसबदारी मुगल किस शासक को देते थे? राजस्थान के किस शासक को मुगल सबसे अधिक मनसबदारी देते थे? तो इसका रहेगा मानसिंह फर्स्ट, जो जयपुर के शासक थे। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। अब जैसे ही मुगलों के उनको आश्रय मिल गया तो शासक जागीरदारों के साथ कैसा व्यवहार करने लगे? स्वामी जैसा, मतलब उनका मालिक जैसे हो गए। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध और शांति के समय राजा को अपनी सेवा देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। देखो अब कर व्यवस्था कब से, ये इम्पोर्टेंट है, कर व्यवस्था कब से स्टार्ट हुई? कर व्यवस्था जो मध्यकाल में जो राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद कर व्यवस्था किस पर निर्धारित कर दी? जागीरदारों पर निर्धारित कर दी। लेकिन उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था, जिसका उल्लेख जागीर जो राजा को कर देते थे उसका उल्लेख किस में मिलता था? जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने शासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। रियासतों में शासन को किस किस्म में कर दिया? परगने
और ग्रामों में विभाजित कर दिया। अब देखो, अंग्रेजों का शासन, पहले किसका? मुगल का रहा, फिर मुगल के बाद अंग्रेज। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही राजस्थान प्रशासन दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ये इम्पोर्टेंट है, देखो। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय भारत प्रशासन दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। तो भाग कौन कौन से हैं? ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेश, ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों में एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर होते थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के अधीन थे या उत्तरदायी थे। अब देखो, यहाँ से होता है क्वेश्चनों की स्टार्ट। जो ब्रिटिशकालीन भारत था वो केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बटा हुआ था और सभी के अलग अलग गवर्नर होते थे, जो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में गया। अब देखो, 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन भारत का प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। तो प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग। अब ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आ चुका है कि भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन करने लगे। आगे देखो, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? देखो, अब इसे विदेश और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। किसके अंतर्गत लाया गया? गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर द्वारा बनाए गए। संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते थे। जो अजमेर मेरवाड़ा था वो भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आ गया और यहाँ के कानून कौन बनाता था? कार्यपालिका। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। राजस्थान की विधानसभा के लिए सबसे प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 में हुए और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अब देखो, इसकी मुख्य शब्दावली क्या है? जागीर पट्टा, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा
प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। जागीर पट्टा क्या होता था? जिसमें किसी जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी मुगल काल में संचालित एक प्रशासनिक प्रणाली, निर्वाचित मतलब चुना हुआ। अब देखो इसमें दो एक क्वेश्चन दे रखे हैं। सेना को वेतन कौन देता था? सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अब देखो हम इस पाठ का पूरा जो सारांश है उसको सुनते हैं 2 मिनट में। देखो सुनो। जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ाया ना आज इसमें। तो जागीरदारी व्यवस्था क्या होती है? देखे, अगर राजा की मृत्यु हो गई तो उसका बड़ा बेटा क्या बनेगा? उत्तराधिकारी राजा बनेगा। लेकिन उसके अन्य पुत्र या अन्य भाई को क्या था? कुछ भूमि दे दी जाती थी, जिसके लिए वो अपना जीवन यापन कर सकें। उस भूमि को तो कहते थे जागीर। और जो उस भूमि का जो अधिकारी, जो उस भूमि का जो मुख्य अधिकारी था, उसको कहते जागीरदारी, जागीरदार। जागीर और जागीरदार समझ गए आप? उसके बाद क्या होता था? अब उसमें कुछ जैसे कि मंत्रियों को शासन करने के लिए कुछ रखते थे, अधिकारी रखते थे। और देखो मध्यकाल में क्या थी कि ये जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी मध्यकाल में। और जैसे ही राजस्थान के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तो उन्हें जागीरदारी व्यवस्था बंद कर दी और शासक क्या बन गए? मनसबदार बन गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जागीरदारी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई और कब अंत हुआ? तो मध्यकाल में जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई और मुगल काल के प्रारंभ में जागीरदारी व्यवस्था क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो ठीक है, धन्यवाद। हमने आज जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स।